हाय गाइस, वेलकम करते हैं। और ये अपना थ्योरी के हिसाब से लास्ट वीडियो होगा अपना oops के लिए। सबसे पहला है अपना इस पॉइंट में ना, एक तो कलर चूज करते हैं कोई नया सा। लेट्स टेक, कैसे लग रहा है ये वाला लेते हैं, ठीक है। येलोइश सा विजिबल है क्या? नहीं, सॉरी सॉरी, टाइम वेस्ट हो रहा होगा नहीं इसलिए। ओके, सबसे पहला हमारे पास जो oops के अंदर पॉइंटर्स देखे हैं, पॉइंटर वही हैं सी वाले। थोड़ा सा ना अपना oops के साथ हो गया, फंक्शंस के भी पॉइंटर्स होते हैं, अगर ना पता हो किसी को तो वो भी सब देखेंगे कि पॉइंटर्स कैसे वर्क करता है। देन हमारा वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, और देन हमारा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ओके, सबसे पहला हम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इनहेरिटेंस से भी ज़्यादा कह सकता हूँ मैं। अभी तक यार मेरे दोस्तों के अगर मैं देखूँ या जितने भी मैंने पूछा होगा ना 20-25 लोगों से कि इनहेरिटेंस या ऊप्स जिनसे भी पूछा है ना 25 बंदों में से, तो मैं कह सकता हूँ 23 को तो पूरा पॉलीमॉर्फिज्म पूछा है। इसके दोनों टाइप्स पूछे हैं, उनकी डेफिनेशन पूछी है, और रन टाइम वाले के लिए कोड लिखवाया। ये चीज़ करवाई ही है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से चलते हैं। पॉली मीन्स वन नेम मल्टीपल फॉर्म। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मल्टीपल ना, पॉलीगन। तो पॉली मतलब मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट करना। वही बंदा एक है, काम अनेक है। बंदा इज वन और काम तो उसके बहुत सारे हैं ना। काम हम इनफाइनाइट मान लें उसके। वी कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ काम्स। सिंपल है, दो टाइप की होती है पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ से देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म है, ये होती है, एक होती है कंपाइल टाइम, एक होती है रन टाइम। कंपाइल टाइम हम देख चुके हैं। कंपाइल टाइम को हम कहते हैं ओवरलोडिंग। इट कुड बी फंक्शन ओवरलोडिंग, इट कुड बी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसके डिफरेंट नाम्स होते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, स्टैटिक लिंकिंग कहते हैं, या मेजरली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में ही। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की थी, और एक हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पूरा एक लेक्चर ही करा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो होता है दूसरा, वो होता है डायनेमिक बाइंडिंग। तुम देखोगे ना, स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग, इनका मतलब पता है क्या होता है? इनका सिंपल सा मतलब है, जब कंपाइलर चलने वाला होता है, कोड को कंपाइल करता है, वो उसी समय पता लगा लेता है कि कौन सा फंक्शन तुम इन्वोक करवाना चाहते हो या कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा। उसे कंपाइल टाइम कहते हैं। कंपाइल टाइम में ही पता लग जाना। डायनेमिक मतलब बाद में। डायनेमिक बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कई बार इसे कहते हैं लेट बाइंडिंग। यहाँ पे है ना अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग। स्टैटिक की जगह डायनेमिक हो गया, स्टैटिक लिंकिंग की जगह डायनेमिक लिंकिंग हो जाए, कुछ भी कह सकते हैं। डायनेमिक, लेट या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम को कंपाइलर को नहीं पता लगता, जब रन हो रहा होता है कोड तब जाके वो डिसाइड करता है अच्छा इधर जाना है। तो हम देख सकते हैं कंपाइल टाइम कैसे कैसे हम अचीव कर सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग से कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कर सकते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू। इसके लिए हमारे पास ये सेकंड टॉपिक है, इसको कवर करेंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। ओके, सो ओवरराइडिंग क्या होता है? इसका मतलब यार, ओवरराइडिंग तुमने देखा हुआ है, जब एक क्लास बनाई है, उसका कोई फंक्शन लिखा हुआ था, सपोज एफ, उसको तुम दूसरे क्लास में अगर मतलब एक और क्लास बनाते हो और उसमें फंक्शन लिखते हो ना एफ एन अगेन, तो वो क्या कर देता है, इस फंक्शन का जो नाम है ना, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसको ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड मतलब उसी फंक्शन, जो पूरा वो फंक्शन बेस क्लास में था, उसको ओवरराइड कर दिया, उसको नया बना दिया। ओके, तो यार ये पता लग गया ओवर राइडिंग अलग होता है, बट हाँ ओवर राइडिंग के थ्रू ही यहाँ पे लिखा है ना, फंक्शन ओवर राइडिंग मीन्स क्रिएटिंग अ न्यूअर वर्जन ऑफ पेरेंट क्लास फंक्शन। तो हर एक ओवर राइडेड फंक्शन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, बट हाँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव थ्रू ओवर राइडिंग ऑनली। ये देखेंगे। अब बेसिक्स पे आते हैं बिल्कुल। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स सबको पता होगा, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, लेक्चर इसीलिए है कि बेसिक्स आए तुम्हें। आता है तो थोड़ा स्किप कर देना, नहीं आता तो आराम से देख लेना। स्किप मतलब ज़्यादा भी मत करना, बीच में पॉइंट से देख ही लेना वैसे। तो स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंट का पॉइंटर है तो इंट का ही वो मतलब एड्रेस स्टोर करेगा, इंट वाले वेरिएबल के लिए, कैरेक्टर के लिए या स्ट्रिंग के लिए, किसी और डेटा टाइप के लिए नहीं करेगा। एंड ये एक तरह से डिफरेंट अप्रोच होती है वेरिएबल को कॉल करने के लिए कि यार उसका एड्रेस स्टोर कर लिया देन उसको कॉल कर रहे हैं, तो पॉइंटर उसका वो होता है। इंट स्टार हम ऐसे मार्क करते हैं और नाम लिखते हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंटर है। इसका नाम है पीटीआर, और स्टार बताता है कि ये पॉइंटर है। यार मैं चुप जाएगा ये पर, ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, क्योंकि जब मतलब कोई बाद में रिवाइज करेगा ना तो वो हट जाता है। ओके। और हम पॉइंटर को एड्रेस कैसे देते हैं? एम्परसेंड साइन के साथ वेरिएबल लिख देते हैं, तो ये एड्रेस पास कर देगा। पॉइंटर क्या स्टोर करता है? हमेशा एड्रेस। अभी इंट टाइप, इंट डेटा टाइप का ही एड्रेस स्टोर करेगा, तो यहाँ पे इंट ए के लिए ही एड्रेस स्टोर करेगा। ये चीज़ हमारी हो गई है। ओके, स्मार्ट पॉइंटर क्या होता है, जेनरिक पॉइंटर क्या होता है?
वी कैन ऑल्सो यूज void पॉइंटर। सपोज मैंने कोई पॉइंटर डिफाइन कर दिया void, ठीक है, void ptr। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जनरिक पॉइंटर क्यों है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना इस ptr को एड्रेस दे सकता हूँ मैं इंट का, इस ptr को एड्रेस दे सकता हूँ मैं, सपोज कोई सी करेक्टर है, कोई डी फ्लोट है, मैं किसी का भी एड्रेस दे सकता हूँ इस ptr को, अनटिल एंड अनलेस मुझे डी रेफरेंस कराने की जरूरत पड़े। क्योंकि उस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंटर है, ये डी रेफरेंस डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं, ऐसे सी आउट करूँगा ना ptr करके, ये एरर दे देगा, ये कह देगा ये तो क्या तुम बकवास कर रहे हो, ये तो सिंपल पॉइंटर था। तो इसे डी रेफरेंस करने के लिए सी आउट लिखा, इसको टाइप कास्ट कर दो। तुमने इंट का एड्रेस दिया, चलो इंट को टाइप कास्ट कर देते हैं। टाइप कास्ट कैसे करेंगे, ब्रैकेट इंट का पॉइंटर बन जाए यार तो इंट का स्टार कॉमा ptr। तो ये स्टार मतलब डी रेफरेंस करना पॉइंटर को, इस वाले को, और इसको टाइप कास्ट कर दिया पहले हमने इंट स्टार से, तो ये पूरा वो कर देगा। इसका हम पूरा कोड देखेंगे कैसे डी रेफरेंसिंग हो रही है और क्या हो रहा है। तो ये देख सकते हैं वॉइड पॉइंटर किसी को भी एलोकेट कर सकते हैं, ये पहली लाइन में लिखा है, और शायद यहाँ ना लिखा हो, पर हम वॉइड पॉइंटर को डी रेफरेंस नहीं कर सकते। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर नहीं लिखा ना, कैन नॉट बी डी रेफरेंस। ओके, नीचे चला गया, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर, अब पॉइंटर पे हम डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन हो सकते हैं कि पॉइंटर में हम एडिशन कर सकते हैं, हम उसमें डिक्रीमेंटेशन भी कर सकते हैं, मतलब ऐड नंबर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 नंबर ऐड कर दिया, 6 कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया कुछ नंबर, इट विल वर्क आउट। बट पॉइंट क्या है, वो पॉइंटर क्या स्टोर करता है, तो पॉइंटर हमारा जनरली एक ही काम करता है, पॉइंटर जस्ट स्टोर्स मेमोरी लोकेशन। वो बताता है यार इस एड्रेस पे काम करना है मुझे, अगर मैं इसमें +1 कर दूंगा ना, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा एक करेक्टर 1 बाइट लेता है और एक इंटीजर 4 बाइट लेता है। तो इसमें ना अगर मेमोरी का देखा जाए, अगर हमारे पास कैर का पॉइंटर है और अगर हमारे पास इंटीजर का पॉइंटर है और ऐसे 4 लाइन है ना, अगर मैं कैर के पॉइंटर में एक ऐड करूँगा तो अगले इधर चल जाएगा, वेर एज इंटीजर का पॉइंटर 4 जगह आगे छोड़ के चल जाएगा, 1 2 3 4, उसको छोड़ के 5th वाली लाइन पर आएगा, क्योंकि वो इंटीजर का पॉइंटर है, तो वो नेक्स्ट लोकेशन जहाँ से न्यू इंटीजर स्टार्ट होगा वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोड भी देखेंगे, अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट लोकेशन पे काम करेगा, सिमिलरली डिक्रीमेंट के लिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ऐसी ही वे में होती है। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है एरेज में और पॉइंटर्स में। एरेज क्या होता है, रेफर्स टू अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एरे बताता है पूरा ब्लॉक दिया हुआ है मेमोरी का, हालांकि उसका जो नेम है ना एरे का, जैसे हम अगर लिखते हैं, बेसिक्स हैं, अगर ये चीज़ें तुम्हें लगता है तुम्हें डाउटफुल है, ये मैं ऊपर ऊपर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊप्स के लिए है। अगर तुम्हें वो लगता है तो एक बुक आती है यशवंत कनेतकर करके, सी के लिए लेटर सी, उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि एरे क्या है, पॉइंटर क्या है। तो ए अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, तो उसके अंदर जो ए होता है, अगर हम सी आउट करेंगे ना, तो इट प्रिंट्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट। वेर एज ये डिफाइन कर रहा है पूरा मेमोरी ब्लॉक को, मतलब ए जो हमारा वेरिएबल है एरे का, वो पूरा मेमोरी ब्लॉक है। तुम ए के अंदर कोई नया एड्रेस नहीं दे सकते, ये दूसरी चीज़ है। वी कैन नॉट रेफर्स टू एनी, मतलब पॉइंटर, अच्छा हाँ, पॉइंटर क्या है, वो सिंगल एक मतलब मेमोरी के लिए हम यूज़ करते हैं कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रख सकता है, वेयर एज एरे एक एलोकेटेड मेमोरी दे देते हैं पूरी। सेकेंडली, एरे का कभी हम मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, पॉइंटर का कर सकते हैं। ये डिफरेंसेस होते हैं एरे और मेमोरी में। तो ये हमारा बेसिक है। दूसरा, हाँ, सी प्लस प्लस में कभी बाउंड्स चेक नहीं होते, अगर तुम आउट ऑफ बाउंड चले जाते हो, और जैसे हमें ड्राइंग बहुत बुरी हो गई है, तो अगर एरे का हम आउट ऑफ बाउंड्स चले जाते हैं तो वो नहीं चेक करेगा कोई भी एरर। बट इफ़ वी डिक्लेयर एन एरे साइज 25 और हम 26 को अटैम्प्ट करने जाते हैं, वो अलाउ करेगा, जाओ अटैम्प्ट करो, बट वो क्या दे देगा, गार्बेज वैल्यू दे देगा, हमें गार्बेज वैल्यू दे देगा। तो इसलिए हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि लिमिट्स लगानी है। सेकेंडली, हम कैसे एक, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई एरे डिक्लेयर था नंबर करके, ठीक है, इट कुड बी लाइक इंट नंबर 100 मान लेते हैं, ये एक एरे डिक्लेयर था। तो हम नंबर का बेस एड्रेस यहाँ पे nptr करके दे सकते हैं, उसका नाम भी दे देंगे तो भी बेस एड्रेस ही जाएगा। ओके, तो वी कैन डिक्लेयर पॉइंटर टू एरेज एज फॉलो, एक पॉइंटर दे देंगे जो उस एरे को पॉइंट कर रहा होगा, है ना, इनिशियल मेमोरी के लिए पॉइंट कर रहा होगा। ये पॉइंटर तो हमारा मतलब वेला इंसान है, कोई भी एरे वैरे मतलब कोई भी मेमोरी लोकेशन ये स्टोर कर सकता है। वेयर एरे क्या, फिक्स जायदाद है, उस पर फिक्स्ड एरे दे रखा है भाई, वो उसी को काम करेगा। तो हम पॉइंटर से भी लोकेट कर सकते हैं ना एरे को, तो इसलिए पहला बेस एड्रेस दे दो और एरे में +1 करते रहोगे, तो +2 +3 वो नेक्स्ट एड्रेस पे वर्क करता रहेगा। ठीक है,
छोटा सा ही डिफरेंस होता है हमारा पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग क्या होता है हमारा, एरे ऑफ करेक्टर, एरे ऑफ करेक्टर। ये जो हम यूज़ करते हैं ना स्ट्रिंग, एक्चुअली में हमारी क्लास बनी हुई है oops में या C++ में, बट ये एरे ऑफ करेक्टर होता है जनरली। तो एरे ऑफ करेक्टर जैसे यहाँ डिफाइन किया हुआ है, करेक्टर्स का एरे 1, तो ये 1 कैसे स्टोर होगा, यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक एरे बना दिया है 4 करेक्टर्स का, जिसमें पहला 1 होगा, एन होगा, ई होगा, और यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस होगा स्लैश। ये बताता है कि हमारी सीक्वेंस खत्म हो गया है, स्ट्रिंग खत्म हो गया है। वेरएज जो दूसरा हमने करा हुआ है, कांस्टेंट तो हटा दो, बट इट्स लाइक करेक्टर स्टार। कांस्टेंट क्यों रखा हुआ, क्योंकि हम मेमोरी चेंज कर सकते हैं ना एड्रेस इसका, नम पॉइंटर का। तो अगर हम चाहते हैं वो मेमोरी एड्रेस चेंज ना हो, तो हम उसकी वैल्यूज तो चेंज कर सकते हैं बट मेमोरी एड्रेस कांस्टेंट रहे, तो इसलिए 1। अब यहाँ पे 1 जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये बस पहले एड्रेस को पॉइंट करेगा, ये सबको नहीं करता। बस वो तो आगे चेनिंग होगा कि हाँ अगले में एन होगा, अगले में ई होगा, अगले में /0 होगा ये चीज़। तो ये बस पहले पॉइंटर को रखता है, वो यहाँ पे पूरी एलोकेटेड मेमोरी आती है नम में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज तक पूछा नहीं किसी ने, बट अगर मेरे को कोई बोले ना यार ऊप्स का पूछना है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला टॉपिक यही होगा जो मैं पूछना चाहूँगा। मेरी मिस कर देते हैं लोग या कुछ। तो बुक में भी यार थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ था, बट ये वीडियो मेरे को काफ़ी सही लगी, मैंने खुद इससे देखा है। इस वीडियो को देख लेना अगर तुम्हें डाउट रह आता है या फिर मोर अंडरस्टैंडिंग। बट बेसिकली क्या है, हमारे पास जैसे एक मेमोरी होती है ना, हम डेटा मेंबर्स को स्टोर करते हैं। फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सपोज इस लोकेशन में यहाँ पे ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइन में फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शन का नाम आता है, जैसे ये इंट ऐड लिखा हुआ है या कोई भी फंक्शन होता है, इंट ए लिख देते हैं, इंट ए, और यहाँ पे फंक्शन लिखा है, यहाँ डिक्लेरेशन हुई उसकी। ये ए क्या बताता है, ये ए बताता है कि इसकी पहली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ रखी है, और फिर वो वहाँ से ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो हमें ए का पता लग गया। ये यार मेमोरी में तो स्टोर होगा ना फंक्शन, हवा में तो कहीं होगा नहीं, तो फंक्शन ऐसे स्टोर होता है। ए हमारा पहला एड्रेस बताता है, और फिर हमारे पास क्या होता है, सिंटैक्स देखते हैं कि हमें पॉइंटर बनाना है एक फंक्शन का। सिंटैक्स क्या होगा, डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप में हम पॉइंटर का नेम और आर्गुमेंट क्या होता है फंक्शन के, ये जो होता है जनरली रिटर्न टाइप होता है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं पूरा, हमारे पास दो फंक्शन है, इंट रिटर्न करता है, ऐड फंक्शन है, इन दोनों नंबर को लेता है आर्गुमेंट को, ऐड करके रिटर्न भेज देता है, ऐड करता है। ऐसे सब्ट्रैक्ट के लिए सेम फंक्शन है, दो आर्गुमेंट, नाम सब्ट्रैक्ट और इंट। यहाँ मैंने एक पॉइंटर बनाया फंक्शन के लिए जिसका रिटर्न टाइप इंट है, नाम पॉइंटर है, और ये क्या काम करता है, ये दो इंटीजर्स को आर्गुमेंट लेता है। अब मैं पॉइंटर में पहला एड्रेस डाल दिया मैंने ऐड का, ऐड यहाँ पे ये पहला एड्रेस बताता है ना, एड्रेस टू फर्स्ट लोकेशन, और पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस। तो इधर एड्रेस लिया, अब मैं पॉइंटर में वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, 2,3, ये 5 दे देगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा, यहाँ पे -1 दे देगा जब मैं 2,3 डालूंगा। ओके, सो ये अपना हो गया पॉइंटर टू फंक्शंस। ये अच्छा टॉपिक था काफ़ी। यहाँ पे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स आता है नॉर्मल, कोई भी हमारे पास क्लास है या आइटम है, अभी एक क्लास है आइटम, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्स है, और एक उस क्लास का पॉइंटर है, हमने बना दिया स्टार ptr करके। अब ptr इज एबल टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ क्लास आइटम। अब आइटम का जितना साइज होगा उतनी लोकेशन का वो पहला वो ले लेगा, अगला लोकेशन वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से अगला ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को स्टार्ट होगी। तो पॉइंटर हमारा ptr कहीं पे भी रख सकते हैं, इधर लगा दो उधर लगा दो, कहीं पे भी। सपोज वी हैव अ क्लास हैव अ गेट फंक्शन, एक क्लास जो ये अपनी क्लास है उससे गेट फंक्शन है, तो और हमने पॉइंटर को एड्रेस दे दिया सब्जेक्ट का एक्स का, मतलब एक गेट फंक्शन क्या है जो उस क्लास के मेंबर्स को डेटा दे देती है। तो पॉइंटर विल नाउ पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस वेयर एक्स इज स्टोर। और अगर हमें यूज़ करना है ना गेट फंक्शन, तो हम तो एक्स से डॉट ऑपरेटर यूज़ करके बुला लेते थे, या हम क्या करेंगे, पहले पॉइंटर को डी रेफरेंस कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर डॉट करके गेट कर लेंगे। तो फर्स्ट डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर और देन हम फंक्शन बुला सकते हैं, ये हो सकता है, या एरो मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ होती है ये ऊपर वाली ही चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है कि पहले पॉइंटर को डी रेफरेंस करो देन उसके मेंबर फंक्शन को कॉल करो। तो ये चीज़ होगी। सेकेंडली हमारा आता है दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। दिस पॉइंटर का एक बहुत अच्छा अमेजिंग एग्जांपल भी देखेंगे। दिस पॉइंटर क्या करता है, सपोज तुम्हारे पास इंट मेन में ना कोई भी ऑब्जेक्ट है, तुमने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे कोई मेंबर फंक्शन एक्सेस किया। अब जब भी तुम मेंबर फंक्शन एक्सेस करते हो ना, मेंबर फंक्शन को तो मतलब आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ तुमने वो करी है। तो मेंबर फंक्शन कौन सा ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज एक नॉर्मल फंक्शन होता गेट, तो मुझे पता लग जाता ना गेट का डेटा कौन से वाले ऑब्जेक्ट के लिए वो कह रहा होगा, ये मुझे आइडिया लग जाता। मैं एक दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड क्या करता है,
जौन सा भी ऑब्जेक्ट उस मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है, दिस कीवर्ड ना उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है, एड्रेस ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट या रिक्वेस्ट जहाँ से आई है, हमें उस कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर लिया, और एड्रेस से हम कैसे पॉइंट मेंबर से यूज़ करके उसका डेटा मेंबर यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन पता है काम क्या होता है, इसका काम देखेंगे हम कोड में कि सपोज हमने पुट वाला फंक्शन यूज़ करना था, डेटा मेंबर का नाम भी पुट था और आर्गूमेंट में भी नाम वही है, मतलब डेटा मेंबर का नाम डेटा था जो भी हमने वैल्यू चेंज करनी है, और आर्गूमेंट में भी डेटा दे रहे हैं, नाम सेम है दोनों का। जब नाम सेम होता है ना, तब कैसे इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम दिस का, इसका जब नाम सेम होता है, लिख देते हैं स्पेशल केस ये आता है जब नाम सेम हो। ओके, तो उस केस में हम दिस का यूज़ करके और उसमें वैल्यू दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा सही होता है। ओके, तो अगला वाला जो अपना पॉइंट है, व्हाट हैपेंड हियर इज, यहाँ पे इन्वोक कर दिया है मेंबर फंक्शन, ये पूरा मैंने बता दिया है, तो ऐसे ऐसे यूज़ होता है। अगला जो अपना है पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर हमारा वर्चुअल फंक्शन डिपेंड है, इसी के ऊपर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म डिपेंडेंट है। सो अपना इसमें जो है पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास में क्या होता है, तुम्हारे पास यार एक बेस क्लास है ना, इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे, और तुम यहाँ पे अपना एक डिराइव्ड क्लास यूज़ कर सकते हो। जो तुम्हारी डिराइव्ड क्लास होती है, अब हम क्या करेंगे, एक ना बेस क्लास का ही पॉइंटर बना देंगे, किसका, बेस क्लास का ही पॉइंटर होगा, और उसको एड्रेस दे देंगे डिराइव्ड क्लास का, एड्रेस दे देंगे डिराइव्ड क्लास का। ये याद रखना हमेशा, ये चीज़ वैलिड है कि बेस क्लास का जो पॉइंटर है पीबी, उसके अंदर हम डिराइव क्लास का डी का एड्रेस दे सकते हैं, हाँ, ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी, वेर एज वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, और इसका एग्जाम्पल है नीचे लिखा हुआ मैंने, क्यों ट्रू नहीं है, बट हाँ अभी यहाँ देखते हैं, बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया cptr, एक बेस क्लास का बी बना दिया ऑब्जेक्ट, एक डी बना दिया ऑब्जेक्ट। जब हम cptr को बी देते हैं ना, तो वी कैन मेक cptr टू पॉइंट टू ऑब्जेक्ट डी, वो डी को भी लेके जा सकता है, ठीक है, इट इज़ वैलिड। अभी तक ये देखते हैं कि ये वैलिड है, वाइस वर्सा वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड है, देखो यार बेस क्लास है, बेस क्लास के पॉइंटर को जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है कि यार बेस क्लास की मेमोरी एलोकेशन कैसे है, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, डेटा मेंबर्स हैं, सॉरी डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, वो याद रखना है। वेयर एज डिराइव क्लास में भी वो सेम चीज़ है, तो वो इसको पॉइंट कर सकता है, मतलब इसका एड्रेस ले सकता है, और इसमें भी एड्रेस पता है किस चीज़ का लेगा, उन्हीं इनहेरिटेड मेंबर्स का। जब हम डिराइव क्लास का एड्रेस देते हैं ना, तो अगर डिराइव क्लास में कुछ अपना नया मेंबर निकाला है ना, वो चीज़ एक्सेस ही नहीं कर पाओगे पॉइंटर से, बिकॉज पॉइंटर भी लाइक यार ये नई चीज़ क्या, मुझे तो बस बेस क्लास का ही याद है, तुमने लिया था, मैं उसी को पॉइंट कर सकता हूँ। तो ये एक मेजर मतलब चीज़ होती है कि अगर जैसे कोई फंक्शन भी होगा ना, तुमने ओवरराइड भी कर दिया, डिराइव क्लास में कोई फंक्शन है, उसमें तुम प्रिंट करा रहे हो कि यार ये डिराइव क्लास है, वेरेस बेस क्लास में तुम्हारे पास कोई फंक्शन होगा ना, और उसमें तुम प्रिंट कराया था बेस है, तो अगर हमने कोई ये मेथड ऊपर यूज़ करके एक पॉइंटर में एड्रेस दे दिया, और पॉइंटर से इस फंक्शन को तो कॉल कर सकते हैं क्योंकि बेस क्लास का ही मेंबर था ना ये, तो उन्हीं मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं जो बेस क्लास में थे। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, यू वॉन्ट बिलीव, वो पता है प्रिंट क्या करेगा, वो करेगा यार बेस प्रिंट करो, वो ड्राइव वाले को भूल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, बेस क्लास को ही प्रिंट करना, ये थोड़ा थोड़ा यूनिक लगता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे कर सकते हैं। वाइस वर्सा इज़ नॉट टू, ड्राइव क्लास के पॉइंटर से हम बेस क्लास को नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, बिकॉज ड्राइव क्लास में जो है इंक्लूडेड होता है, इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज़ इन द बेस क्लास। बट अब वाइस वर्सा अब ट्रू थोड़ी है, बेस क्लास में हर एक चीज़ थोड़ी है जो ड्राइव क्लास में। और टाइप कास्टिंग a base class to a derived class is not recommended. What's happen if you try to access the member that are not part of base class? Access नहीं कर पाओगे, है ना। ओके, तो वो चीज़ होगी, उसे कोई यूज़ करेंगे एज अ वर्चुअल फंक्शन। अब तुमने देखा यार पंगा क्या आया था, पंगा आया था कि अगर बेस क्लास का पॉइंटर है वो हमेशा बेस क्लास का ही फंक्शन प्रिंट कर रहा है, चाहे हमने ओवरराइड कर दिया उस चीज़ को तो भी वो बेस क्लास के प्रिंट कर रहा है, और नहीं करना चाहिए ना उसे, इसलिए वर्चुअल फंक्शन काम में आते हैं। वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले, जिधर सिंपल लिखा हुआ है, एक फंक्शन है जिधर हमने वर्चुअल लगा दिया उसके आगे। जब वर्चुअल कीवर्ड लगा देंगे ना किसी फंक्शन के आगे, और वो ओवरराइड हो रहे हैं दोनों फंक्शन ड्राइव में, अब जब हम पॉइंटर यूज़ करेंगे ना, इसका बेस क्लास का पॉइंटर लिया तुमने, यहाँ पे ये रहा ना पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करे हुए हैं इन चीज़ों के, तो अगर बेस क्लास का तुमने पॉइंटर लिया हुआ है और उसको अंदर तुमने एड्रेस क्या किसका दिया हुआ है, बेस क्लास का, तो ये क्या प्रिंट करेगा, बेस क्लास के वर्जन, परफेक्ट। वेयर एज अगर तुम एड्रेस दे देते हो ड्राइव क्लास का और तुमने किसी फंक्शन को वर्चुअल कर रखा था,
तो जैसे तुम देखोगे हमने डिस्प्ले वाले फंक्शन को तो नहीं करा था, शो वाले को वर्चुअल कर दिया था। अब जब शो वाले को वर्चुअल कर दोगे ना, वो ओवरराइड हो जाएगा और वो ड्राइव क्लास वाला ही प्रिंट करेगा। जो फंक्शन वर्चुअल हो जाते हैं वो ड्राइव वाले प्रिंट कर देंगे कि अच्छा यार ड्राइव वाला प्रिंट कर देंगे, बट यहाँ पर डिस्प्ले वाला वही प्रिंट करेगा बेस के लिए। इसका जब कोड देखेंगे तुम्हें और बेटर क्लियर होगा, जो ऊपर चीज़ हो रही थी उसको ओवरकम करने के लिए फंक्शन को वर्चुअल कर दिया। अब द थिंग इज सपोज ये यहाँ पे पूरा मैंने वही लिखा हुआ है कि हम उस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे, उसे यूज़ करेंगे वर्चुअल फंक्शन से। तो बेसिस ऑफ कंटेंट्स ऑफ पॉइंटर है ना, जब वर्चुअल फंक्शन का पॉइंट पता है क्या है, पहले वो देखता था किस टाइप का पॉइंटर है, अच्छा बेस क्लास का पॉइंटर है तो मैं बेस क्लास का ही फंक्शन प्रिंट करूंगा। अब वो क्या देखता है, अच्छा बेस क्लास के पॉइंटर में कौन सा कंटेंट है, उस कंटेंट के हिसाब से वो प्रिंट करता है। अगर वर्चुअल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन देखता है यार कंटेंट क्या है, ड्राइव क्लास का फंक्शन है या बेस क्लास का है। और इसलिए कंपाइलर जब ये ऑन द कॉल डिसाइड करता है ना, रन टाइम पे डिसाइड करता है, इसलिए ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। इसी को ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है कि कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे नहीं पता लगता कि पॉइंटर की कंटेंट क्या है, वो बाद में डिसाइड करता है और उस हिसाब से वो कॉल करेगा। तो इसी को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं वर्चुअल फंक्शन यूज़ करके। इसके रूल्स हैं काफ़ी सारे, बट मेजर जो ऊपर के 3-4 हैं कि हमेशा मेंबर होना चाहिए किसी क्लास का, स्टैटिक मेंबर नहीं होना चाहिए ये। दैट दे आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर, पॉइंटर्स को यूज़ करके एक्सेस किया था ना हमने ऊपर, तो उसी को ही ध्यान रखना है कि उसी से यूज़ करना है। अगर हम मेंबर को यूज़ करके करेंगे तो यार यू नो दैट मेंबर को कैसे यूज़ कर लोगे, यू कैन नॉट असाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास और उसको मतलब ड्राइव क्लास का वो मेंबर दे दो, वो इक्वल नहीं कर पाओगे ना। टाइप कास्टिंग कैसे करोगे, टाइप कास्टिंग करोगे तो मैं मान लूँ, डायरेक्टली इक्वल लिखोगे तो वो तो एरर दे देगा। तो ऐसे इसके काफ़ी सारे होते हैं और रूल्स आराम से पढ़ लेना, और बेसिकली 3-4 के होते हैं ऊपर के। एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर याद हो तुमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऐसी क्लास जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये क्लास इनहेरिट करवा सकती है, पेरेंट क्लास बन सकती है पर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती कोई भी। और ये क्लास कैसे डिफाइन होगी, नॉर्मल कोई भी क्लास डिफाइन करो, उसके अंदर किसी भी फंक्शन को ना ऐसे लिख दो, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या है, डू नथिंग या स्केलेटन फंक्शन। आई मीन जब भी तुम चाइल्ड क्लास बनाओगे तो इस फंक्शन को ओवरराइड करोगे, कोई उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो वॉइड डिस्प्ले की। बट यहाँ पे क्या है, वर्चुअली प्योर वर्चुअल हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऐसी क्लास है जिसके अंदर कोई एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा ना, उससे कभी भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमारे क्या हो गया, एक तो हमने डू नथिंग फंक्शन बना दिया, इसी को यूज़ करते हुए हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, और यही आगे यूज़ होती है। तो इसलिए अब बाकी अपना ये थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है उप्स का ओवरऑल, और इसके अब कोड सीखते हैं। ओके सो कोड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला कोड जो हमारे सामने है वो है वॉइड पॉइंटर्स का। वॉइड पॉइंटर्स कौन से होते हैं, स्मार्ट पॉइंटर, जिसके अंदर किसी भी तरह का डेटा टाइप का एड्रेस दे सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा है वॉइड पॉइंटर और वॉइड पॉइंटर 2 दो डिक्लेयर करें, एक इंट ए डिक्लेयर कर दिया है और एक करेक्टर बी डिक्लेयर कर दिया है। पहले में ए का एड्रेस दिया, दूसरे में बी का एड्रेस दिया। ना सपोज मैं चाहता हूँ कि ए वाले को मैं डायरेक्टली डी रेफरेंस करूँ, तो होना तो चाहिए नहीं, तो लेट्स रन इट और यहाँ आइडिया लग जाएगा कि क्या रहा है। तो वॉइड स्टार इज नॉट अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टाइप। मतलब ये कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो डी रेफरेंस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसे टाइप कास्ट करते हैं। टाइप कास्ट कैसे करा, डी रेफरेंस करना है, टाइप कास्ट कर दिया इंट स्टार में और पॉइंटर को सेम करेक्टर स्टार के लिए। तो इफ यू रन दिस, 50 वैल्यू दिया, 50 आएगी पहले, दूसरे की ए आएगी तो ए आ गया। अच्छा एक और चीज़, अगर हम इसको टाइप कास्ट कर देते हैं कैर में, तो ये एस का वैल्यू ले लेगा 50 का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब वो प्रिंट कर देगा। तो हमें पता है 48 0 होता है, 49 1 होता है, 50 हमारा 2 होता है, तो ये 2 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ टाइप कास्टिंग भी वर्क करती है डिफरेंट वे से। परफेक्ट। तो अगला हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जो हम पॉइंटर्स पे लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो मेरे पास एक एरे ले लिया मैंने ए, और मैंने इस एरे का पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एरे ए। ठीक है, पहले पॉइंटर को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किससे कर दिया, बेस एड्रेस ए से। तो ये इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा है अभी। ओके, तो अगर मैं प्लस प्लस भी करूँगा ना, तो पहले पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा और फिर डी रेफरेंस करेगा। सेम अगर ब्रैकेट लगा करोगे तो भी वर्क करता है। तो इसकी प्रेसिडेंस प्लस प्लस की स्टार से ज़्यादा है। ठीक है, नीचे वाला मैं कमेंट करके रन नहीं करूँगा, ऊपर वाले करूँगा बस। ओके, नीचे वाला भी रन हो गया है तो इसको बता देंगे, बट अभी क्या एक पॉइंट आगे बढ़ा और नेक्स्ट उस वाली वैल्यू को डी रेफरेंस कर दिया तो 5 प्रिंट हो गया। सिमिलरली अपना क्या चीज़ है, स्टार भी करके और प्लस प्लस, तो पहले वो डी रेफरेंस करके वैल्यू प्रिंट कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो अगली बारी बी प्रिंट करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, वो
पोस्ट मतलब उसके बाद हो रहा है इसलिए। ओके, अगर मुझे 2 वैल्यूज़ आगे करनी थी तो 2 वैल्यूज़ आगे कौन सी है अपना 7, तो 7 को प्रिंट कर देगा। एक चीज़ अब तुम यहाँ तक आते आते नोटिस करके होगे कि जब मैं रन कर रहा था ये नीचे की वैल्यू चेंज हो रही थी। ये नीचे इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि बी हमारा हम नेगेटिव में लेके थे, मतलब 0 इंडेक्स से भी पीछे, और वो कुछ भी बाउंड था, वहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू आई थी। हर बार रन करोगे कुछ और आंसर आएगा, हर बार रन करोगे। अभी -9 में था कुछ, अब ये आ रहा है, तो कुछ भी इंटीजर प्रिंट होता है वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे डी रेफरेंस करके किसी भी हम वैल्यू को आउट ऑफ बाउंड में अगर प्रिंट करते हैं तो कुछ भी प्रिंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबसे अच्छा वाला टॉपिक जो मुझे फेवरेट है, वो है पॉइंटर्स टू अ फंक्शन। पॉइंटर टू अ फंक्शन एक फंक्शन है ऐड, इसमें ऐड कर रहे हैं एक फंक्शन है सब्ट्रैक्ट, सेम कोड है जो अपना एग्जांपल में लिया था। एक पॉइंटर बना दिया इंट के साथ रिटर्न टाइप, पॉइंटर का नाम स्टार ptr, और इंट 2 आर्गुमेंट लेता है ये। तो पहले इंट ऐड का एड्रेस दे दिया, ऐड मतलब पहली इंस्ट्रक्शन जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट का दे दिया, तो पहले में 5 प्रिंट हुआ, दूसरे में -1 प्रिंट हुआ। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा कोड एक क्लास है, पब्लिक में हमारे पास डेटा टाइप है। इनिशियल हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करके इसकी वैल्यू 11 रख रहे हैं, और हम वॉइड डिस्प्ले यूज़ करके इधर प्रिंट कर रहे हैं फ्रॉम द डिस्प्ले। हमने क्या करा, एक कोड ए बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया इस क्लास का, और एक पॉइंटर ले लिया है, इस पॉइंटर को एड्रेस दे दिया इसी ऑब्जेक्ट का। अब मैं डॉट ऑपरेटर यूज़ करके ना डेटा को एक्सेस करके प्रिंट करूँगा, और एरो मेंबर यूज़ करके इसके पॉइंटर के थ्रू उस डेटा मेंबर को एक्सेस करूँगा। सेम विद द फंक्शन। देखते हैं, फंक्शन को भी ऐसे ही एरो के साथ यूज़ करते हैं और सिंपल डॉट के साथ। तो यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं, तब आएगा। हाँ, तो 11 है, 11 मतलब है तो एक ही क्लास है, तो पॉइंटर के थ्रू भी 11 प्रिंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी 11 प्रिंट हो रहा है, और सेम फंक्शन भी कॉल हो गया। परफेक्ट, 4 कोड हो गए हैं, 4 और बचे हैं। ये है हमारा दिस पॉइंटर का कोड, और ये मुझे बहुत सही लगता है। बहुत सही किस मामले में, अगर हम नॉर्मली डाटा बनाते हैं, क्लास में डेटा है, हम कैसे कैसे पुट कर सकते हैं, आर्गुमेंट लिया और डेटा की वैल्यू उसके इक्वल कर दी। अगर मैं दिस को यूज़ कर सकता हूँ तो दिस एक पॉइंटर ले लेगा उसी ऑब्जेक्ट का जिसने इसे कॉल करा है, उसका ही एड्रेस ले लेगा अपने आप, और उसके थ्रू मैं डेटा में एक्स डाल सकता हूँ। और अमेजिंग क्या है कि अगर मैं डेटा इक्वल टू डेटा करूँगा ना, वो चेंज ही नहीं होगा, वो सेम रह जाएगा। बट अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा ना, पहले नीचे वाली लाइन को कमेंट करते हैं। हमने पता है क्या करा है, गेट यूज़ करके डेटा की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे पहले कोड ए, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ए, सिंपल पुट के थ्रू 10 डाला, पुट दिस के थ्रू यहाँ पे 20 डाला, और पुट दिस अमेजिंग में ना यहाँ पे मैं डेटा ही टाइप का आर्गुमेंट ले रहा हूँ, ऊपर भी डेटा था, इधर डेटा इक्वल टू डेटा कंफ्यूज होना चाहिए, तो इसलिए पुट दिस अमेजिंग में 30 डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 30 आएगा, 20 वो देखते हैं जब रन करेंगे ना इस चीज़ को, तो यहाँ 20 आ गया, वो चेंज ही नहीं कर पाया, वो खुद की वैल्यू डाल गया। इसलिए हमें यहाँ पे दिस पॉइंटर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इन दिस केस ये हेल्प करता है हमें डिस्टिंग्विश करने में कि डेटा मेंबर अलग है और आर्गुमेंट अलग है। जब इसे यूज़ करेंगे ना तो वो 30 प्रिंट हो गया। ओके, सो अपना ये आ गया है पॉइंटर टू ड्राइव क्लास, जिस पे हमारी पूरी मतलब बुनियाद है रन टाइम वर्चुअल फंक्शन की। तो एक हमारे पास बेस क्लास है, बेस क्लास के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है और एक डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन बता रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है उस बेस की। सिमिलरली ड्राइव क्लास क्या है, पब्लिकली इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को। तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये फंक्शन भी आ जाएगा, ऊपर से एक ही वेरिएबल भी आ जाएगा। अब ये देखोगे ना, ये फंक्शन एज इट इज़ आया है और यहाँ पे उसको ओवरराइड कर देगा डायरेक्टली। तो जब ओवरराइड कर देगा ना, तो वेरिएबल जो बेस है, तो उसमें हमने यहाँ पे क्या करा, इसके अलावा ना एक और लाइन डाल दी, तो ये ओवरऑल ये 2 चीज़ें प्रिंट करता है फंक्शन। इसके अंदर 2 डेटा मेंबर होंगे, एक तो ये वाला, और ये जो ऊपर पब्लिकली था ये भी आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा, पॉइंटर बनाया यार, फिर हमने एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हमने सबसे पहले उस ड्राइव क्लास का एड्रेस इस बेस क्लास पॉइंटर में दे दिया, और हमने उस बेस क्लास पॉइंटर को यूज़ करते हुए जो वेरिएबल था बेस, उसको एक्सेस करा, क्योंकि वो एक्सेस कर सकता है क्योंकि उसी से इनहेरिट किया हुआ है, उसकी वैल्यू 34 कर दी। और जब मैं उससे बेस क्लास पॉइंटर से डिस्प्ले प्रिंट कर रहा हूँ, एड्रेस से ड्राइव क्लास का था, तुम अगर रन करोगे ना, तुम देखोगे यार वो इस कॉल को तो भूल जाता है, ऊपर वाले को देखता है, क्योंकि ये पहला लाइन होगा तो पहले को देखना बस। तो वेरिएबल बेस को ही कॉल करता है वो, यहाँ लिखा थोड़ी आ रहा है, अगली लाइन ये तो लिखी नहीं आई ना, यहाँ पे हमने बस इसको ही कॉल किया, यहाँ पे 34 सेट करके। ठीक है, अगली लाइन में हमने ड्राइव मतलब बेस क्लास पॉइंटर से यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया। ठीक है, तो
अगर तुम देखोगे ना, अगर मैं यहाँ पे बेस तो यूज़ कर ही रहा हूँ, अगर इसके आउट ऑफ बाउंड जाते हैं, जो मैंने बताया था कि हम डिराइव्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ ना, आउट ऑफ वो तो जाता ही है, तो ये कहेगा क्लास बेस क्लास हैज़ नो मेंबर टाइप वेरिएबल, मतलब वो टाइप देख रहा है, इवन तो एड्रेस किसका है इसके पास, ड्राइव क्लास का है ना यहाँ पे, पर वो तो भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो बस उसके माइंड में ये रहता है, यार मैं तो बस बेस क्लास का हूँ और मैं उसी को ध्यान रखूँगा। इसे 3400 प्रिंट आता है। ड्राइव क्लास तो अपने हिसाब से ड्राइव क्लास का पॉइंटर बनाया, उसका एड्रेस दिया, तब तो वैल्यूज चेंज कर सकते हो तुम। तो वो ये चीज़ है। तो पॉइंट इज वो एक्सेस नहीं कर पाता, बट इवन तो वो प्रिंट भी नहीं कर रहा। प्रिंट क्या नहीं कर रहा, अगर मैं एड्रेस डाल रहा हूँ ड्राइव क्लास का, तो भी फंक्शन कॉल वो बेस क्लास की कर रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए हमारा जो अगला फंक्शन है, जिसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, बस एक लाइन चेंज करनी है। और एक लाइन तुम देख के समझ जाओगे वो क्या है। एक लाइन हम चेंज करेंगे, बस यहाँ पे वर्चुअल कर देंगे इसको। इस फंक्शन को जैसे ही वर्चुअल करेंगे ना, तो ड्राइव क्लास में ये वाली चीज़ प्रिंट होने लग जाएगी। एंड एज तुम इसकी वैल्यू सेट नहीं कर रहे हो, तो वो गार्बेज होगी। तो इसे रन करेंगे ना, तो यहाँ पे सेम कोड है, 34 के साथ डिस्प्ले करेंगे ना, तो कुछ गार्बेज प्रिंट होगा। देखना 34 के साथ कुछ भी गार्बेज प्रिंट हुआ है। ऐसे ही हमने 3400 कर दी वैल्यू, अगली बार भी उसके साथ कोई गार्बेज प्रिंट हो, और ये चलेगा नहीं क्योंकि अभी चला के दिखाया था। सेम चीज़ है, बट अब ये रन कर रहा है ड्यू टू वर्चुअल क्लास, और इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं रन टाइम में। रन टाइम में उसे पता लगा, अच्छा कंटेंट तो ड्राइव क्लास के हैं, तो फंक्शन उसका बुलाना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज अपना प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह लो, डेटा टाइप कह लो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो ये हमारा क्लास है बेस क्लास, इसमें एक वेरिएबल हो गया वेर बेस, और यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया डिस्प्ले का। ठीक है, इसी की रीडिक्लेरेशन हम चाइल्ड क्लास में कर रहे हैं, इसलिए हम इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं इसे रन करूँगा ना, अनकमेंट कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं, तो क्या देगा, कांट मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ये मैंने लिखा हुआ है कमेंट, बट एरर क्या है, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ए टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट टाइप बेस क्लास का कोई भी नहीं होता है। इसे ड्राइव क्लास लिए बी आ गया, तो हम इनहेरिटेड जो हमारे कंटेंट्स हैं उसको यूज़ करके डिस्प्ले यूज़ कर लेंगे। तो उसमें इनहेरिटेड जो बेस क्लास का इनहेरिट किया वो भी यूज़ हो जाएगा, और 20 भी आ जाएगा, 10 20 दोनों आ गए। तो यार ये हमारा ऊप्स का ओवरऑल कंटेंट था, और इसमें पूरा वीडियो के साथ थ्योरी भी समझा दी है। बुक का मेजर पार्ट हो गया है, 95% ऑफ इंटरव्यूज़ में ये कवर कर जाएगा। बट कई बार बहुत इन डेप्थ पूछते हूँ कि यार क्या रीजनिंग है, क्या है यार, वो तुम्हारी प्रैक्टिस से है। प्रैक्टिस करोगे तो 95 कह रहा हूँ मैं, 5% तो यार तुम्हें भी नहीं पता वो कहाँ से पूछ रहे थे। मे बी वो ट्राई एंड एरर वाला पूछ सकते हैं कंटेंट या समथिंग, तो वो थोड़ा आउट ऑफ बाउंड रहता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग बुक्स का ये है। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहना, और कोई भी इसमें डाउट है कुछ भी है बताना। ओके, बाय बाय।